हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मैं अजय आपके अपने YouTube चैनल एक नई पहल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने कल कैबिनेट मिशन योजना के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं। कैबिनेट मिशन योजना में 389 मेंबर थे और मैंने आपको बताया इनका निर्धारण हुआ था जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर इनका क्या हुआ था, निर्धारण हुआ था। और दोस्तों, इन सदस्यों का वर्गीकरण 292 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत जो 11 प्रांत थे ना उस टाइम, उनमें 292 सदस्य थे। और 4 सदस्य मैंने बताया था चीफ कमिश्नरी 76 से, चीफ कमिश्नरी 76 से 4 सदस्य थे। और 93 सदस्य देशी रियासतों से शामिल किए गए थे संविधान सभा में। और हमने पढ़ा एक अंतरिम सरकार के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत डिटेल जानी थी कि 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। उसमें 5 सदस्य मुस्लिम लीग के थे और 1 सदस्य भारतीय पारसी था और 1 सदस्य भारतीय ईसाई था। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तक पढ़ा था। और कुल सदस्य अंतरिम सरकार में 15 कुल सदस्य थे। 5 सदस्य मुस्लिम लीग से थे, 1 सदस्य भारतीय पारसी था और 1 सदस्य भारतीय ईसाई था। देखिए दोस्तों, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो यहाँ से लिख लीजिए। 2 सितंबर 1946 में तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसमें 5 सदस्य मुस्लिम लीग से शामिल थे, 1 सदस्य भारतीय पारसी था और 1 सदस्य भारतीय ईसाई, और इसमें कुल 15 सदस्य थे। आप नोट्स बना सकते हो। इसके बाद में दोस्तों, अब इन 15 सदस्यों में जो मेन विभाग दिया गया था इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सदस्य आते हैं, देखो इसका जो अध्यक्ष था, अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष था, अंतरिम सरकार, इसका जो अध्यक्ष या जिसे हम वाइसराय भी कह सकते हैं, अध्यक्ष या वाइसराय, वाइसराय या उपाध्यक्ष भी था। और ये अध्यक्ष, वाइसराय और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को होता है, जिसका अध्यक्ष, वाइसराय और उपाध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लिख सकते हैं सर, नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद में इसका जो विदेश मंत्री थे, वो विदेश मंत्री भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, इसके विदेश मंत्री भी। और दूसरे सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इनको गृह विभाग दिया गया, ये गृह में क्या थे, मंत्री थे। उसके बाद में आता है बलदेव सिंह, और बलदेव सिंह को दिया गया था यानी रक्षा विभाग। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट 3 व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह। और आप इनको लिखना चाहे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के डैश करके लिख देना कि ये वाइसराय थे, उपाध्यक्ष थे और इस कैबिनेट मिशन योजना के क्या थे, अध्यक्ष थे। इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, गृह विभाग में इनको मंत्री पद दिया गया, और बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री। और इसके बाद में चौथे सदस्य के रूप में जगजीवन राम, और इनको श्रम विभाग दिया गया, यानी ये श्रम मंत्री थे। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में क्या थे, श्रम मंत्री थे। और इसके बाद आसिफ अली आते हैं, CS बाबा आते हैं,
राजगोपालाचारी आते हैं, राजेंद्र प्रसाद आते हैं, और 5 जो मुस्लिम सदस्य थे उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग में एक वो जो वित्त मंत्री था उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ तक नोट्स बना सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। उसके बाद इसका जो अध्यक्ष, वाइसराय या उपाध्यक्ष था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, और इसका जो गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, श्रम मंत्री मैंने लिखा है यहाँ जगजीवन राम थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, CS बाबा थे, आसिफ अली थे। जो सदस्य थे ना 15 सदस्य, इनकी हम बात कर रहे हैं। और जो 5 मैंने लिखाया था, जो 5 सदस्य थे वो कौन थे? मुस्लिम लीग के थे। तो उनके 5 सदस्य के बारे में भी हम बात करते हैं, जो मैन है इनका हम जो वो मंत्री विभाग दिया गया उनके बारे में भी डिटेल से हम लिखेंगे। देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग का पहला सदस्य था लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, और ये इस सरकार में क्या थे? वित्त मंत्री थे। दूसरे व्यक्ति थे जोगेंद्र नाथ मंडल। और तीसरे व्यक्ति थे आई चंद्रीगर। ये क्या थे? वाणिज्य मंत्री थे इस सरकार में, वाणिज्य मंत्री। इसके बाद में अब्दुल निस्तर और 5वें जो व्यक्ति थे वो थे गजनफर अली खान। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप आराम से बिल्कुल संयम से नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। पहले व्यक्ति थे मुस्लिम लीग के, मैंने 5 सदस्य बताए थे उनके। एक तो थे लियाकत अली खान जो वित्त मंत्री थे। दूसरे थे जोगेंद्र नाथ मंडल जो क्या थे? उनको कोई विभाग नहीं दिया गया। तीसरे थे आई चंद्रीगर, और ये वाणिज्य मंत्री थे। फिर अब्दुल निस्तर, और 5वें जो सदस्य हैं वो गजनफर अली खान थे। देखिए दोस्तों, 5 सदस्यों के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप आराम से इनको नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, लियाकत अली खान है, जोगेंद्र नाथ मंडल है, आई चंद्रीगर है, गजनफर अली खान है, और अब्दुल नस्तर है। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे चलते हैं हम। देखिए दोस्तों, जो मुस्लिम लीग है इसका अंतरिम सरकार में शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि वो इस सरकार में रहकर, कौन सी सरकार में? अंतरिम सरकार में रहकर पाकिस्तान की जो मांग रखी है उसको पुरजोर तरीके से क्या कर सके? आगे बढ़ा सके, पुरजोर तरीके से अपनी मांग रख सके। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर कोई 10 सदस्य की कोई कमेटी है, 15 सदस्य की कोई कमेटी है जिसके 1/3 या 2/3 सदस्य हैं उसमें हैं, तो उनकी भी क्या सुनी जाती है, उनके जो विचार है उनको भी देखा जाता है कि वो क्या चाहते हैं। इसी कारण मुस्लिम लीग किस में मिली? अंतरिम सरकार में मिली, और पाकिस्तान की मांग को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, मैंने लिखा कि मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे, और वो 5 सदस्य का शामिल होने का एकमात्र कारण यह था कि वो पाकिस्तान की मांग को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ा सके। अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों आपको पता है कि महात्मा गांधी दूसरे मोहम्मद अली जीना और तीसरे व्यक्ति थे BN राव।
ये दोस्तों इतनी बड़ी हस्तियाँ होने के बाद भी, इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी होने के बाद भी कभी भी संविधान सभा के क्या नहीं बने, सदस्य नहीं बने। सवाल आएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का कभी भी सदस्य नहीं रहा? ऑप्शन में आ जाएंगे महात्मा गांधी जी और 3 व्यक्ति अलग दे देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दे देंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल दे देंगे या लियाकत अली खान दे देंगे। तो इसमें कौन सा है? महात्मा गांधी जी, जो कभी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। देखिए दोस्तों, आप लिख सकते हैं 3 सदस्य ऐसे थे तो कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं बने। एक तो महात्मा गांधी जी हैं, एक है मोहम्मद अली जिन्ना, और ये है BN राव, और ये तीनों सदस्य क्या नहीं बने? संविधान सभा के कभी भी सदस्य नहीं बने। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपने नोट्स लिख लिए होंगे, और इसके आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, BN राव के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। BN राव, देखिए दोस्तों, ये जो हमारा जो वाइसराय थे वेवेल, इनके क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। और इन्होंने बर्मा का संविधान भी क्या बनाया है। BN राव कभी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। वेवेल जो हमारे वाइसराय थे, उनके क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, और इन्हें बर्मा का जो संविधान वो भी बनाया। हमने 3 चीज़ें बताई। BN राव संविधान सभा सदस्य नहीं थे, वेवेल के संवैधानिक सलाहकार थे, और बर्मा का संविधान भी इन्होंने बनाया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। एक योजना आती है ब्रेक डाउन प्लान, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक डाउन प्लान। देखिए दोस्तों, ब्रेक डाउन प्लान में इंग्लैंड की जो संसद है, यानी इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, इंग्लैंड की संसद में वेवेल क्या दे रहे थे? भाषण दे रहे थे, और भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि 31 मार्च 1947 से पहले अगर भारत को स्वतंत्रता नहीं दी गई, भारत को आज़ाद नहीं किया गया, तो अंग्रेज़ों को रात में भारत छोड़कर भागना पड़ेगा या जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा भारत में शासन संभव नहीं है। सवाल आएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने यह कथन दिया था कि 31 मार्च 1947 से पहले भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, वरना अंग्रेज़ों को रात में भारत छोड़कर जाना पड़ेगा? ऑप्शन में आएगा वेवेल, चर्चिल, एटली और माउंटबेटन। तो आप क्या करोगे? वेवेल। ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जीना चाहे, विभाजन चाहे ना चाहे, हम विभाजन चाहते हैं। और इसके बाद में उन्होंने एक कथन और दिया था कि अगर आज पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ तो आने वाले हर भारतीय सरकारी कार्यालय एक पाकिस्तान होगा। क्या कहा था? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने का कथन ये है कि अगर आज पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ तो आने वाले कल में प्रत्येक भारतीय सरकारी जो कार्यालय वो एक क्या बन जाएगा? पाकिस्तान बन जाएगा या पाकिस्तान होगा। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं एटली घोषणा पत्र, कुपलैंड योजना। देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत जो एटली थे, एटली ने भारत का विभाजन करने हेतु जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है,
नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी को क्या बुलाए? इंग्लैंड बुलाए और भारत का विभाजन 4 टुकड़ों में करने की क्या कही? बात कही। देखिए दोस्तों, मैंने 3 चीज़ें लिखी है। कोपलेट योजना थी, एटली व्यक्ति थे, एटली ने कहा कि भारत का अगर हम विभाजन करना चाहते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप इंग्लैंड आए, और इंग्लैंड जब पंडित जवाहरलाल नेहरू गए तो एटली ने भारत का विभाजन 4 टुकड़ों में करने की बात कही। सवाल आएगा, कौन सी योजना के तहत भारत का विभाजन 4 टुकड़ों में करने की बात कही? माउंटबेटन योजना आ जाएगी, कैबिनेट मिशन योजना आ जाएगी, और क्रिप्स प्रस्ताव आ जाएगा, या फिर कौन सी योजना थी अभी? कोपलेट योजना। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कोपलेट योजना। देखिए दोस्तों, 4 भागों में भारत का विभाजन करने की बात की एटली ने। पहला था प्रायद्वीपीय भारत, नहीं सॉरी, पहला उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान। दूसरा था प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तीसरा था पश्चिमी भारत। कौन सा भारत दोस्तों? पश्चिमी भारत। इसके बाद में और चौथा था यानी पूर्वी भारत, पूर्वी भारत। देखिए दोस्तों, एक योजना आती है कोपलेट योजना, और इस योजना के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंग्लैंड बुलाया जाता है, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं एटली जी, और एटली ने भारत का विभाजन 4 टुकड़ों में करने की बात कही। उत्तरी गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत। लेकिन हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने इस पर क्या जताई? असहमति जताई, या इस प्रस्ताव को मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। दोस्तों, इसके बाद में हम पढ़ते हैं, इसके बाद में हम थोड़ा और पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो एक योजना और आती है एटली योजना या एटली घोषणा पत्र। नाम से प्रभावित हो रहा है कि एटली कुछ ना कुछ क्या करने वाला है? घोषणा करने वाला है। इसमें ये लिखा हुआ था एटली, ये 20 फरवरी 1947 की बात है, फरवरी 1947। और एटली घोषणा करता है, एटली घोषणा करता है कि 18 जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। एक घोषणा पत्र है एटली घोषणा पत्र, और एटली घोषणा पत्र में एटली कहते हैं कि 18 जून 1948 से पहले क्या कर दिया जाएगा? भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, या भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, एटली घोषणा पत्र है, 20 फरवरी 1947 की बात है, और एटली घोषणा करता है कि 18 जून 1948 से पहले भारत को क्या कर दिया जाएगा? आज़ाद कर दिया जाएगा, या स्वतंत्र कर दिया जाएगा, या स्वतंत्रता दे दी जाएगी। अब दोस्तों, बात उस तारीख की जो हमारे पूर्वज, हमारे संविधान बेता और प्रत्येक उस भारतीय नागरिक को इंतज़ार था, वो थी 15 अगस्त। 15 अगस्त को माउंटबेटन द्वारा, ये वाइसराय था उस टाइम भारत का, और माउंटबेटन द्वारा भारत को सत्ता क्या कर दी जाती है? स्थानांतरित कर दी जाती है। सत्ता को क्या कर देता है? सौंप देते हैं, या भारत को क्या कर देते हैं? आज़ाद कर देते हैं, भारत को स्वतंत्र कर देते हैं। सवाल आएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत को स्वतंत्रता दी, या स्वतंत्रता या सत्ता स्थानांतरित की? तो वो कौन है? माउंटबेटन। अब दोस्तों, माउंटबेटन ने ये 15 अगस्त को ही क्यों कही? ये 15 अगस्त को ही भारत को स्वतंत्र क्यों किया? क्योंकि मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के बीच क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और
चल रहा था या 1945 में पूर्ण हो गया था वो। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था मित्र राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र, तो वो मित्र राष्ट्र के सेनापति के रूप में जापान को, मित्र राष्ट्र का सेनापति कौन था? माउंटबेटन था। और जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था किसने? माउंटबेटन ने। आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किस देश को किया था? आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था किसको? जापान को। इसलिए 15 अगस्त को माउंटबेटन अपनी व्यक्तिगत विजय मानता है। इसी कारण 15 अगस्त को भारत को क्या किया गया? सत्ता स्थानांतरण कर दी गई है या सत्ता सौंप दी गई थी। देखिए दोस्तों, बात करते हैं 15 अगस्त की। माउंटबेटन भारत को सत्ता स्थानांतरित करते हैं। 15 अगस्त को कोई ये सत्ता स्थानांतरित क्यों की? क्योंकि माउंटबेटन मित्र राष्ट्र के सेनापति के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता कर रहे थे और जापान को आत्मसमर्पण करने में माउंटबेटन योजना की काफ़ी क्या थी? भूमिका थी। इस कारण 15 अगस्त को क्या मानता है माउंटबेटन? अपनी व्यक्तिगत विजय मानता है। देखिए दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हैं 2 मिनट में। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों और एक बात और बताता हूँ, क्योंकि 15 अगस्त को ही बांग्लादेश में क्या बनाया जाता है दोस्तों? शोक दिवस। क्या बनाया जाता है दोस्तों? शोक दिवस बनाया जाता है बांग्लादेश में। क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त को ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे मुर्जिब रहमान। और मुर्जिब रहमान की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी या मृत्यु हो गई थी। इसी कारण 15 अगस्त को बांग्लादेश में क्या बनाया जाता है दोस्तों? शोक दिवस बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, हमने 4-5 चीज़ें बताई गई है मेरे द्वारा कि 15 अगस्त को माउंटबेटन द्वारा भारत को सत्ता सौंप दी जाती है। 15 अगस्त को ही क्यों सौंपी? 15 अगस्त को इस कारण सौंपी क्योंकि मित्र राष्ट्र के सेनापति के रूप में जो जापान देश है दूसरे राष्ट्र का, उसको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था। इसमें आत्मसमर्पण में माउंटबेटन की जो भूमिका थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। इस कारण 15 अगस्त को जो माउंटबेटन है ये अपनी व्यक्तिगत क्या मानता है? विजय मानता है। और इसी कारण 15 अगस्त को भारत को क्या किया? स्वतंत्र किया गया। और प्रधानमंत्री थे मुर्जिब रहमान। कहाँ के थे ये? बांग्लादेश के। और इसी दिन इसकी हत्या हो गई थी प्रधानमंत्री जी की। और इनकी हत्या होने के बाद बांग्लादेश में 15 अगस्त को क्या बनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपने बना लिया होगा नोट्स और इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे की बात करें, भारत का स्वतंत्रता देने के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया था माउंटबेटन योजना के नाम पर। बात करते हैं 3 जून 1947 की। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना और दोस्तों इसी माउंटबेटन योजना को हम 3 जून योजना भी कह सकते हैं। इसके उपनाम है 3 जून योजना। और इसका दूसरा उपनाम है तीसरा डिक्की बर्ड योजना। कौन सा दोस्तों? डिक्की बर्ड योजना। डिक्की बर्ड योजना भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है कि भारत को कब निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत को स्वतंत्र किया गया? तो माउंटबेटन योजना भी दे सकते हैं ऑप्शन में, 3 जून योजना भी दे सकते हैं, या फिर डिक्की बर्ड योजना भी ऑप्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों इस योजना में 4 सदस्य थे। एक खुद माउंटबेटन था, माउंटबेटन ये कि इस योजना का क्या था? अध्यक्ष था। दूसरे व्यक्ति थे इसमें, देखिए दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें है। तीसरा व्यक्ति थे माई वेली और चौथे व्यक्ति थे अवेल। और दोस्तों इसी योजना के तहत क्या किया गया? भारत को आज़ाद किया गया, भारत को सत्ता स्थानांतरित की गई। देखिए दोस्तों, हमने माउंटबेटन योजना पढ़ी। 3 जून 1947 को योजना आई। इसे माउंटबेटन योजना भी कह सकते हैं, 3 जून योजना भी कह सकते हैं, डिक्की बर्ड योजना भी कह सकते हैं। इसमें 4 सदस्य थे। एक तो माउंटबेटन खुद थे,
जो इस योजना के क्या थे, अध्यक्ष थे। इसमें थे माइवेली थे और अबेल थे। सवाल आएगा निम्नलिखित में से कौन माउंटबेटन योजना का सदस्य नहीं था? माउंटबेटन खुद आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, माइवेली आ जाएंगे, अबेल के स्थान पर आ जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों इसका गलत जवाब क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने संविधान की चर्चा की है, संविधान सभा के बारे में पढ़ा और आज हम माउंटबेटन योजना के तक पढ़ लिए। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी रही? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और बाकी पहले वाली जो क्लासें हैं वो भी आपको कैसी लगी उसके बारे में भी अपने सजेशन देना और हम आपके सजेशन का तहे दिल से पालन करेंगे और जो हमारे द्वारा कमियां रहेगी उसमें पूर्ण रूप से सुधार करने की कोशिश करेंगे, उनमें संशोधन करने की कोशिश करेंगे। और मेरी संविधान की क्लास के अलावा आपकी अभी क्लास संस्कृत की क्लास लग रही है अनिश सर के द्वारा और अंकित सर के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स की क्लास लग रही है। उनमें भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट हमें बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। हम सुधार करेंगे कि आपको अच्छा मैटर प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।